वेलकम टू अकाउंटेंट बेसिक स्किल चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फाइनेंस बजट 2020 ऑफ इनकम टैक्स। तो आज मेरा जो लेक्चर नंबर 3 है ना, वो शुरुआत होने वाला है। उसका नाम है नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स एंड स्टैट्यूटरी रिटर्न्स रिलेटेड टू अकाउंट्स। तो पहले मैं फाइनेंस बजट 2020 लेता हूँ क्योंकि वो 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल है। उसके पहले फाइनेंशियल 1920 में गवर्नमेंट ने एक चेंजेस किया है, जिनका ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2020 है ना, वो 30 नवंबर 2020 किया है। तो ये ध्यान रखिए। चलो शुरुआत करते हैं फाइनेंस बजट 2020। दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर पूरा सुनिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितने सारे अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल है और 14 मई 2020 से टीडीएस के रेट भी अपडेट हुए हैं। प्लस जो इनकम टैक्स का जो स्कीम था विश्वास का, वो भी एक्सटेंड किया 31 दिसंबर 2020 तक। तो चलो शुरुआत करते हैं कि पहला क्या अमेंडमेंट हुआ है। पहला उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू टैक्स रेजिम एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचयूएफ। दोस्तों, कोई भी प्रोविजन अमेंडमेंट होता है ना, तो उसके पीछे ना बहुत सारा रिसर्च रहता है और उसके बाद ही गवर्नमेंट ये सब निकालती है कि अमेंडमेंट। और दोस्तों ध्यान रखिए, इसमें ना गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इंटेंशन रहता है। कभी कभी इसमें क्या रहता है कि लूपहोल जो रहते हैं ना, उससे ना इंडिविजुअल एसएससी वो बहुत बेनिफिट लेते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स का रेवेन्यू का लॉस होता है। तो इसीलिए ना इस साल आप देखेंगे ना, बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट किए हैं ना कि उन्हें बहुत ब्रॉडन मतलब बढ़ा दिया है स्कोप, जिससे ना बहुत सारे एसएससी कवर हो जाते हैं और उनका इनकम टैक्सेबल हो जाता है। किसी किसी ने रेसिडेंशियल स्टेटस का भी लिया है बेनिफिट। हाँ, तो पहले अभी हम सुनते हैं न्यू टैक्स रिजिम एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। जो नया टैक्स रिजिम है ना, उसमें 6 स्लैब है, 6 डिफरेंट स्लैब रेट्स है। ये मैंने यहाँ पे स्लैब रेट आपको दिया है। ये देखो, यहाँ पे मैंने ओल्ड टैक्स रेट भी दिया है और न्यू टैक्स रेट भी दिया है। और दोस्तों, इसमें एक अच्छी बात की है कि गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है किसको, एसएससी को, कि वो ओल्ड टैक्स रिजिम भी ले सकता है या न्यू टैक्स रिजिम भी ले सकता है। न्यू टैक्स रिजिम में बहुत सारे डिडक्शन एग्जाम्शन और चैप्टर 6 के डिडक्शन है ना, एक्सेप्ट 80 सीसीडी सबसेक्शन 2, बाकी सब निकाल दिया है। इससे ना देखो, इसके पीछे इंटेंशन क्या है मालूम है गवर्नमेंट का, उनको सब बेनिफिट्स निकाल देना है, डिडक्शन एग्जाम्शन सब निकाल देना है, क्योंकि बहुत अभी उनको प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे हैं। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, इससे ना एक बहुत बड़ा एक नुकसान होने वाला है। क्योंकि देखो, पहला जो ओल्ड टैक्स रिजिम था ना, उसमें एसएससी कंपलसरी एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करता था पीपीएफ में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। लेकिन नए नए टैक्स रिजिम में उसको कंपलसरी नहीं है। तो उससे क्या होगा, वो बहुत पैसा स्पेंड करेगा मार्केट में। ओके, तो ये गवर्नमेंट का मेन इंटेंशन है कि भाई वो पैसा ब्लॉक ना हो, वो रोलिंग में जाए, वो पैसा रोलिंग में जाए, ये उसका इंटेंशन है। तो दोस्तों, हमेशा मेरा जब भी मेरा मैं पॉइंट नया इनकम टैक्स का प्रोविजन का अमेंडेड का बता दूंगा, तो पहला ना इसके पीछे उनका क्या इंटेंशन है गवर्नमेंट का, वो बता दूंगा। अभी देखो, ये ओल्ड टैक्स रिजिम है, न्यू टैक्स रिजिम है। तो इसमें अपने को देखना है कि एसएससी को कौन सा टैक्स रिजिम अच्छा है, ओल्ड वाला है कि न्यू, उस बेस पे टैक्स कैलकुलेशन करें। देखो, यहाँ पे मैंने एक्सेल का फॉर्मूला भी दिया है @if का, तो वो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि कैसा उसका कैलकुलेशन होगा। और ये देखो, एक मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है। देखो, मैंने एक ऐसा ही एग्जांपल लिया, एक 16 लाख ग्रॉस सैलरी है। देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन इधर मिला है ओल्ड, पर न्यू में नहीं है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से यहाँ पे मिला है, लेकिन यहाँ पे नहीं, वो यहाँ पे दूसरा कोई डिडक्शन है। तो यहाँ पे दोनों जगह कोई इंसिडेंटली टैक्स रेट सेम है। ओके, तो वैसे ही आपको जिस एसएससी को आप एडवाइस कर रहे हैं ना, तो या अपने ऑफिस का डायरेक्टर्स का अगर आप निकाल रहे हैं, या आपके सैलरी डिपार्टमेंट में अगर आप टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपको ना ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम निकालना है और उसको बताना है कि कौन सा तेरे लिए अच्छा है। और यहाँ पे सरचार्ज भी दिया है कि अबाव 50 लाख के ऊपर है ना, तो ये सरचार्ज है 10%, 15%, 25%, 37%। ये आप जब भी कैलकुलेट करेंगे ना ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम, तो उससे बेनिफिट कौन सा है वो सामने वाले को बताना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, एक बार जो अगर सेलेक्ट किया ना, तो पूरे साल के लिए वही एप्लीकेबल होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने और एक ऑप्शन दे दिया है कि अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न,
वो चूज़ कर सकता है आइदर ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम। तो ये दोस्तों ध्यान दें, ये गवर्नमेंट ने एक अच्छा किया कि कंप्लीट अबॉलिश नहीं किया ओल्ड टैक्स रिजिम। हेल्थ एंड एजुकेशन से वो 4% रखा है, प्लस जो ओल्ड वाला प्रोविजन था अप टू 5 लाख तक रिबेट है 12,500 वो कंटिन्यू रखा है। बाद में गवर्नमेंट ने ये 80 न्यू टैक्स रिजिम में कंटिन्यू रखा है, और यहाँ पे उन्होंने एक लिमिट डाल दिया है। दिस सेक्शन अलाउज डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द एनपीएस अकाउंट मैक्सिमम 10% ऑफ एम्प्लॉयर सैलरी। अगर 12% करेगा तो 2% टैक्सेबल होगा, और उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी टैक्सेबल होगा। ओके, देखो इतने सारे डिडक्शन एग्जाम्शन सब निकल जाएंगे नए टैक्स रिजिम में। ये गवर्नमेंट को ये हेडेक सब निकालना है कि भाई ये इतने सारे, उनको बहुत अभी प्रॉब्लम हो रही है कि देखो उन्होंने स्लोली स्लोली सब इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो इतने बढ़ गए हैं कि अभी उनको मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। इसीलिए उन्होंने अभी नया टैक्स रिजिम में वो स्लोली स्लोली सब डिडक्शन एग्जाम्शन सब निकालने वाले, सिंपल रखने वाले सब। स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल दिया, लीव ट्रैवलर्स निकाल दिया, एचआरए निकाल दिया, सर्टन अलाउंसेस वो भी निकाल दिया। बहुत बड़ा डिडक्शन जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है 2 लाख वो भी निकाल दिया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन वाला वो भी निकाल दिया डिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल डिडक्शन अलाउड अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 और 80 जे वो एम्प्लॉई कॉस्ट को एम्प्लॉयर के लिए, including 1,50,000 under section 80C in respect of contribution to provident fund LIC, deduction of rupees 50,000 as a contribution to NPS under section SCCD 1B, वो सब निकाल दिया इसमें न्यू टैक्स रिजिम में। माइनर चाइल्ड का जो डिडक्शन था वो भी निकाल दिया, प्लस ये भी उन्होंने निकाल दिया फॉलोइंग डिडक्शन अलाउड वाइल कंप्यूटिंग इनकम या बिजनेस शाल ऑल्सो नॉट बी अवेलेबल। मतलब जिसका बिजनेस इनकम है ना, अगर वो न्यू टैक्स रेजिम लेता है ना तो ये भी सब बेनिफिट्स उसका जाएगा। गॉड इतने सारे बेनिफिट अगर जाएंगे तो वो हमें वो उसको कंपेयर करना ही पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजिम है कि न्यू टैक्स रिजिम। ओके, न्यू टैक्स रिजिम से एक ही फ़ायदा है कि उसको पैसा स्पेंड करने के लिए ज़्यादा मिलेगा। ओके, और उसमें से सिक्योरिटीज़ मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पीपीएफ एलआईसी उसमें सब पैसा बहुत कम डालेंगे। देखो इतनी, और एक कंडीशन दिया है इम्पोर्टेंट, ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज फॉर एवरी ईयर अलॉन्ग विथ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। बाद में जो सोडेक्सो का जो डिडक्शन ये था ना, मतलब एग्जाम्शन, नो एग्जाम्शन इन फ्री कूपन मिल वाउचर्स प्रपोज टू बी अमेंड, मतलब वो टैक्सेबल कर दिया इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। और देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कंपेयर करना पड़ेगा कि ओल्ड टैक्स जो अच्छा है कि न्यू टैक्स उससे बताना। ओके, और ये सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट बोलने से पहले ये बता सकता हूँ कि सैलरी जो एम्प्लॉय रहते हैं ना उनको 1 अप्रैल 2020 से ही टैक्स कैलकुलेशन करना स्टार्ट होता है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या बताया कि एम्प्लॉयर ने उनसे एक डिक्लेरेशन लेना है किससे, एम्प्लॉय से, कि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है या न्यू टैक्स रिजिम में जाना है। तो उस बेस पे टैक्स कैलकुलेशन होगा। तो एम्प्लॉय वो लिख के देगा कि मेरे को ये जाना है, लेकिन एम्प्लॉय को और एक ऑप्शन है कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न वो चेंज भी कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा अमेंडमेंट दिया है इनको सैलरी होल्डर को। लेकिन उनका टैक्स तो 1 अप्रैल 2020 को ही उनको डिक्लेयर करना है, या बिफोर द अप्रैल मंथ सैलरी, कि उनको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है या न्यू टैक्स रिजिम में जाना है। अभी कॉर्पोरेट टैक्स, अब इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है। देखो गवर्नमेंट का इंटेंशन इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे करें, और जिनका टर्नओवर बिलो 400 करोड़ है तो उनके लिए उन्होंने टैक्स रेट 22% रखा है, अदरवाइज 30%। मतलब लोअर इनकम टैक्स कर रहे हैं कॉर्पोरेट को, सो दैट वो बहुत बिजनेस करे, पैसा रोलिंग में हो। और 15% उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर प्लांट को, देखो यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है। देखो 22%, 10% सच है आपने कंपनी ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115B AA फर्दर reduce tax to rupees 15% plus 30% plus 10% such as applicable for manufacturing and power generating compared to opting section 115BAB। ओके, हाँ यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ पे मैंने ना 30% है ना, 30%, उधर वो अमेंडमेंट 25% किया है कि 400 करोड़ के नीचे आ गया तो क्या, टोटल टर्नओवर और रिसिप्ट इन द
लास्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 400 करोड़, मतलब 400 करोड़ के नीचे रहेगा ना तो उनको टैक्स रेट 25%, और जिसका 400 करोड़ के ऊपर रहेगा उसको टैक्स रेट आएगा 30%। बराबर, तो ये दोस्तों ध्यान रहे। तो ये इम्पोर्टेंट अपने लिए प्रोविजन है कि 30% लगेगा या 25%। शेष ये शेष तो लगने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अभी स्विच ओवर बिटवीन ओल्ड एंड न्यू टैक्स, ये स्पेशली बिजनेसमैन और प्रोफेशन वालों को रखा है। क्या गवर्नमेंट बहुत आगे का सोचती है कि अगर एसएससी ने न्यू टैक्स रिजिम फाइनेंशियल ईयर में सेलेक्ट किया, हाँ, ओल्ड टैक्स रिजिम, और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न उसने चेंज किया, नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, न्यू टैक्स रिजिम, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर आपने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम जो न्यू टैक्स रिजिम अप्लाई किया, वही न्यू टैक्स रिजिम आपको उस फाइनेंशियल ईयर में भी वही सेम होगा। मतलब बताता हूँ, फाइनेंशियल 2021 में उसने न्यू टैक्स रिजिम लिया, और एट द टाइम ऑफ रिटर्न जब 31 जुलाई 2021 था ना, मतलब नेक्स्ट ईयर, तब उसने क्या किया, वो उसने चेंज किया, न्यू की जगह ओल्ड कर दिया। ओल्ड किया तो क्या, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि फाइनेंशियल 21-22 वही वहाँ पे भी वही रहेगा, मतलब जो करंट ईयर में रहेगा वही नेक्स्ट ईयर में रहेगा। बस ऐसा नहीं कि आपने करंट ईयर में ओल्ड लिया, नेक्स्ट ईयर न्यू रिजिम, नहीं, दोनों साल के लिए आपको वही टैक्स रिजिम एप्लीकेबल होगा। तो ये ध्यान रहे, नहीं तो आप बोलेंगे नहीं मुझे अभी ये साल में ओल्ड लेना है, नेक्स्ट ईयर न्यू, नहीं, वैसा नहीं उन्होंने बेनिफिट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है चेंज रिलेटिव रेसिडेंशियल, इससे बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन इस सेक्शन का बहुत बेनिफिट लेते थे। देखो क्या था बेनिफिट लेते थे, इट इज़ बीइंग नोटिस दैट अबाउट रिलैक्सेशन इज बीइंग मिसयूज बाय इंडिविजुअल who are actually carrying out substantial economic activities from India by managing their stay in India so as to remain as a non-resident and not required to declare global income in India। वो ऐसा नंबर ऑफ डेज, अभी 182 डेज का लिमिट है, वो क्या करते थे 180 डेज के नीचे इंडिया में रहते थे, तो उससे क्या होता था, उनका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल नहीं होता था, बराबर, तो उससे गवर्नमेंट को टैक्स बेनिफिट तो बहुत नुकसान होता था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। तो गवर्नमेंट ने कैसा चेंज किया, तो उन्होंने सबको नहीं लिया है, उन्होंने ओनली सेलेक्टेड पर्सन को लिया कि a citizen of India or person of Indian origin having total income of 15 lakh other than foreign income, मतलब 15 लाख के नीचे उसका इंडिया का इनकम है, फॉरेन इनकम नहीं, टोटल इनकम एक्सीडिंग 15 लाख, मतलब 15 लाख के ऊपर, सॉरी मैंने गलती से बिलो बोला है, 15 लाख के ऊपर होना चाहिए। तो और हु बिकम्स टू on a visit to India previous year shall be considered as NOR in India if he stay in India during the previous year is 120 days or more, 120 दिन के ऊपर रहेगा, और बिलो 182 डेज, तो वो उसको जो बेनिफिट है वो उसको नहीं मिलेगा, उसका इनकम ग्लोबल का टैक्सेबल हो जाएगा। बराबर, तो उन्होंने रेसिडेंशियल स्टेटस उसका चेंज कर दिया कि नहीं आपको ये स्टेटस नहीं मिलेगा, कि आपको या जो अदर स्टेटस है वो मिलेगा और इनकम आपका टैक्सेबल होगा। उसके बाद देखो, हाउएवर इफ यू स्टे इन इंडिया एक्सीडिंग 180 डेज देन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी शैल बी डिटरमिन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड प्रोविजन, मतलब 180 डेज के ऊपर रहेंगे तो ओल्ड प्रोविजन कंटिन्यू रहेगा। ओके, यहाँ पे ध्यान रखिए कि वो एनओआर कहला जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, ये 120 दिन के ऊपर, देखो कैसे लिखा, स्टे इन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 120 डेज और मोर। ओके, 120 और मोर, मतलब 120 और ज़्यादा दिन वो रहेगा इंडिया में तो एनओआर लगेगा, तो उसका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगा। उसके बाद और एक है एनआरआई, उनको भी उन्होंने इस डेफिनेशन में कवर कर दिया। उससे ये क्या कर देते, देखो, it is quite possible for individual to arrange his affairs in such a way that helps him to end up in paying no taxes in any country during the year। किसी भी दूसरे कंट्री में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। टिपिकली हाई नेटवर्थ, जो हाई नेटवर्थ रहते हैं ना, मतलब टॉप क्लास एम्प्लॉयज इंडिविजुअल विल डू दिस काइंड ऑफ अरेंज टू अवॉइड पेइंग टैक्स इन एनी कंट्री।
In order to curb this practice by individual, new section inserted to bring citizen of India under Indian taxation purview if they are not liable to tax in any other country. The citizen of Indian person, Indian origin having total income, यहाँ पे भी 15 लाख के ऊपर का ही लिमिट लगा है. Not liable tax in either country shall be considered as NOR in India even if it does not satisfy any other conditions mentioned in under section 6. तो उसको भी यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन में कवर कर दिया. फिफ्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ध्यान रखिए. ऑडिट लिमिट अंडर सेक्शन 44A एनाउंस. क्या क्या बढ़ाया लिमिट, लेकिन किसके लिए दोस्तों? ये इसके पीछे इंटेंशन क्या है? गवर्नमेंट को ना कैश ट्रांजैक्शन कम करना है मार्केट से. और उन्होंने क्या किया, अगर आपको टर्नओवर का लिमिट 1 करोड़ से 5 करोड़ चाहिए ना, तो ये कंडीशन दिया है विद द कंडीशन दैट एनी कैश पेमेंट shall not exceed 5% of the aggregate payments, 5% of the aggregate payment, and cash receipt shall not exceed 5% of the gross receipt or turnover. एंड है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. उनको कैश ट्रांजैक्शन कम करना है तो ही आपको 1 करोड़ का लिमिट 5 करोड़ का. अभी सबसे और एक डेफिनेशन ब्रॉड कर दिया दोस्तों. फॉरेन कंट्रीज के जो वेबसाइट है वो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, ओके, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्सेबल अदर कंट्रीज, क्योंकि सर्वर उनका अदर कंट्रीज में है. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बिजनेस कनेक्शन का डेफिनेशन भी ब्रॉड कर दिया. तो फॉरेन कंट्री वाले क्या बोलते हैं, हम आपके बिजनेस कनेक्शन के डेफिनेशन में नहीं बैठते तो हमारा इनकम नहीं होगा टैक्सेबल. तो गवर्नमेंट ने वो डेफिनेशन भी अमेंड किया. उसमें ऐसा लिखा, द इनकम एट्रीब्यूटेबल टू ऑपरेशन शाल इंक्लूड फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट टारगेटेड एट रेसिडेंट और थ्रू इंडियन आईपी एड्रेस. तो कंप्यूटर में तो अपना आईपी एड्रेस रहता है. अगर आप इंटरनेट को कनेक्ट रहते हैं ना तो आपको आईपी एड्रेस रहता है खुद का. अगर आपने बिजनेस किया और इंडियन आईपी थ्रू किया, एडवर्टाइजमेंट टारगेटेड एट रेसिडेंट मतलब इंडिया के जो एडवर्टाइजमेंट उनको करना है वेबसाइट का, उनकी मतलब इंडियन जो इंडिया के रेसिडेंट है उनको अगर इंडिया के एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं उनके वेबसाइट पे, तो वो बिजनेस कनेक्शन में आ जाएगा. सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम रेसिडेंट और थ्रू इंडियन आईपी एड्रेस, अगर वो भी सेल ऑफ डेटा लेते हैं तो भी बिजनेस कनेक्शन हुआ. सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम डेटा कलेक्टेड फ्रॉम रेसिडेंट और थ्रू इंडियन आईपी एड्रेस, वो भी कवर हो जाएगा. ओके, स्पेशली इनडायरेक्टली अभी बोलो गूगल, बहुत सा अमेजॉन, जो उनका इंडिया में अगर कोई बिजनेस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है ना, जो फॉरेन कंट्री के वेबसाइट है उनके लिए वो ये कवर कर रहे हैं सब. ओके, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी. उनके लिए उन्होंने अभी क्या, जो ओल्ड टैक्स रिजिम था ना 10%, 20%, 30%, तो उनके लिए ऑप्शन रखा है आप स्टेट में 22% पे करो और एग्जाम्पशन डिडक्शन भूल जाओ. ओके, मेरे ख्याल से ये नहीं है सिलेक्शन. ओल्ड टैक्स रेजिम ही अच्छा है, वहाँ पे आप डिडक्शन ले सकते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम अल्टरनेट मिनिमम, उनको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखें, उनको एग्जाम्प्टेड. अभी ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैन नॉट एक्सिस्ट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ इमोबिलिटी. ये प्रोविजन क्यों लाया दोस्तों? जब से ये प्रोविजन आया ना, अभी इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, क्यों गवर्नमेंट ने लाया? तो जब 1 अप्रैल 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू निकलते ना तो 70 लाख एग्जाम्पल बता रहा हूँ. और एसएससी क्या करता था, मेरा 70 लाख नहीं, मेरा 90 लाख है, ऐसा बताता. और उससे क्या होता था, इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट ज़्यादा मिलता था और गवर्नमेंट को कैपिटल गेन का टैक्स रेवेन्यू कम मिलता था. इसलिए गवर्नमेंट ने प्रोविज़न चेंज कर दिया. गवर्नमेंट ने क्या बोला कि 1 अप्रैल 2001 में जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा एज पर स्टैम्प ड्यूटी, एज पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कहाँ से मिलता है, रजिस्ट्रार से, रजिस्टर ऑफ रजिस्टर ऑफ जहाँ पे प्रॉपर्टी रजिस्टर होता है ना, प्रॉपर्टी जब सेल परचेस होता है वहाँ पे रजिस्टर ऑफ प्रॉपर्टीज़ में, वहाँ पे जाके आपको फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 का मिलता है. वही वैल्यू आपको कैपिटल गेन में इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट के लिए मिलेगा. आप अपनी कोई वैल्यू आप नहीं दिखा सकते, आपको एज पर फेयर मार्केट वैल्यू ही दिखाना पड़ेगा. नेक्स्ट है कंसेशन रेट 15% एक्सटेंडेड टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर. वही कॉर्पोरेट का मैंने बताया
15% जो ऊपर बताया कि न्यू कंपनी इंगेज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैश डोनेशन लिमिट अंडर सेक्शन 8 इज रिस्ट्रिक्टेड 2000 ओनली। डीम लिमिट 10% अंडर सेक्शन 43 सी ए 50 सी 56। ये प्रोविजन क्यों लाया दोस्तों? दोस्तों बहुत सारे इनकम टैक्स के केसेस है जहाँ पे एसएससी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिस्प्यूट बहुत सारे हैं। जब एसएससी कोई प्रॉपर्टी सेल करता है तो एज पर एग्रीमेंट वैल्यू 1 करोड़ है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ 5 लाख है। तो अगर ये गैप 5% होता था ना तो गवर्नमेंट अलाउ करता था कि 1 करोड़ आप ले सकते हैं, आपको 1 करोड़ 5 पे टैक्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 1 करोड़ 7 लाख रहता ना तो एसएससी को 1 करोड़ 7 लाख पे टैक्स पे करना पड़ता था। तो 5% जो डिफरेंस है ना गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि अगर एग्रीमेंट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में अगर 5% का डिफरेंस है तो चलेगा। लेकिन अभी क्या बहुत सारे वेरिएशन आ रहे, तो गवर्नमेंट एसएससी ने बहुत सारे रिक्वेस्ट किए, भाई 5% इज़ नॉट सफिशिएंट, एटलीस्ट 10% होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने वो लिमिट अभी सेफ हार्बर लिमिट डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड सेल कंसेशन इंक्रीज फ्रॉम 5% टू 10%। ओके, तो 10% किया, मतलब लॉजिकल है, 10% हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, अगर एग्रीमेंट वैल्यू 1 करोड़ है और स्टैम्प ड्यूटी 1 करोड़ 10 लाख है तो एग्रीमेंट वैल्यू प्रीफर होगा। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ 12 है तो मोर देन 10% के ऊपर गया ना तो 1 करोड़ 12 आएगा। ओके, तो ध्यान रहे कि जब भी सेल कंसिडरेशन अगर कोई आपको सेल करना है प्रॉपर्टी तो पहले ना आप उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालो। हाँ, वो ध्यान रखो, नहीं तो आप बाद में फंस जाओगे क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न में वो प्रोविज़न अलग है। 12th वाला ईपीएफ एनपीएस एंड सुपर एनुएशन कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे उन्होंने लिमिट ही सेट कर दिया। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम एंड सुपर एनुएशन नाउ इज combined upper limit 7,50,000 per annum. Any amounts above such limit will be taxed including interest also। मतलब उन्होंने ओवरऑल लिमिट ही कर दिया कि 7,50,000 तक क्या क्या है देखो, प्रोविडेंट फंड, एनपीएस एंड सुपर एनुएशन कितना पूरे साल में 7,50,000 और उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन रहेगा तो वो टैक्सेबल होगा और एम्प्लॉय को एज ए परक्विजिट करके रहेगा। ओके, स्टार्टअप के लिए भी बहुत अच्छा उन्होंने बेनिफिट दिया कि उनको मेन इंटेंशन है कि बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी इंडिया में ओपन हो जिससे ग्लोबल मनी भी फ्लो हो, आगे बढ़ती जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप कंपनी को बेनिफिट देना स्टार्ट किया है। तो उन्होंने क्या बोला कि जिनका टर्नओवर अप टू 25 करोड़ है तो उनको 3 साल तक 100% ऑफ इट्स प्रॉफिट और 3 कंटिन्यूस असेसमेंट ईयर। 3 कंटिन्यूस बोला है, मतलब 2021 रहेगा तो 22 होगा 2023। ओके, लेकिन 3 साल जो है ना कंटिन्यूस, उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया कि 7 साल में कोई भी 3 साल लेकिन कंटिन्यूस रहेगा। 7 साल में कोई भी 3 साल वो ले सकता है। अभी यहाँ पे क्या किया, लिमिट सिर्फ बढ़ा दिया, 25 करोड़ का उन्होंने 100 करोड़ कर दिया और जो 7 ईयर्स का लिमिट था उसका 10 ईयर्स कर दिया। तो सिंपल प्रोविजन बताता हूँ, जो 25 करोड़ था टर्नओवर का लिमिट वो हो गया 100 करोड़, तो ये क्लियर हुआ। दूसरा, पहला जो 7 साल का लिमिट था कि 7 साल में आप 3 साल कोई भी दिखा सकते हैं लेकिन कंटिन्यूस रहेगा, तो उसका जितना भी 100% प्रॉफिट हुआ एग्जाम। अभी 7 ईयर्स उन्होंने निकाल दिया, उसके जगह पे उन्होंने 10 ईयर्स लिया कि 10 ईयर्स में आप कौन सा भी 3 ईयर्स लियो लेकिन कंटिन्यूस रहेगा वो भी। अगर आपने 2021 लिया एज ऑफ 31 मार्च 2021 तो कंटिन्यूस मतलब फाइनेंशियल 30 मतलब फाइनेंशियल 21-22 और फाइनेंशियल ईयर 22-23 मतलब कंटिन्यूस 3 ईयर्स आएगा। हाँ, नेक्स्ट है 14 नंबर, फेसलेस अपील्स टू बी एनेबल अमेंडेड इन इनकम टैक्स। अभी बहुत सारे इनकम टैक्स असेसमेंट है ना वो फेसलेस ही होंगे, नो नीड टू विजिट, मतलब आपको ज़रूरत नहीं कि इनकम टैक्स ऑफिस में विजिट करें। ये एक बहुत बड़ा प्रोविजन उन्होंने चेंज किया। इनकम ऑफ म्यूचुअल टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। अभी डेफिनेशन यहाँ पे उन्होंने इंटेंशन गवर्नमेंट का क्या है कि डिविडेंड टैक्सेबल पहला करते थे कंपनी के हैंड्स में तो, लेकिन एक ही रेट रहता था 15% जो भी है, जो मतलब जो ओल्ड टैक्स रेट है 15%। अब उससे क्या होता था, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम मिलता था। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो उन्होंने इंडिविजुअल एसेसी के नाम पे टैक्सेबल होगा।
इंडिविजुअल जो है उसके नाम पे वो टैक्सेबल होगा, ध्यान रखें। हाँ, टीडीएस, हाँ, और टीडीएस का रेट भी उन्होंने देखो, जब भी कंपनी डिविडेंड पे करेगी या यूनिट्स का, ये म्यूचुअल फंड का, तो टीडीएस 10% लेगा, प्रोवाइड दैट वो आपका जो इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड यूनिट्स है ना, वो 5,000 के ऊपर जाना चाहिए, तो ही आपको 10%, मतलब कौन डिडक्ट करेगी, फॉर एग्जांपल यूटीआई म्यूचुअल फंड, जब वो म्यूचुअल फंड इनको इनकम डिक्लेयर करेगी यूनिट होल्डर को, तो अगर वो 5,000 के ऊपर जाता है ना, तो उस पर वो 10% डिडक्ट करेगी, लेकिन 14 में से वो रेट 25% डाउन हुआ है, दैट इज 7.5%। फॉरेन कंट्री का रहेगा, एनआरआर रहेगा, तो उसके लिए 20% उन्होंने बोला है, और 14 में से 15%। नेक्स्ट, इंस्टेंट पैन टू बी अलॉटेड टू ऑनलाइन आधार, जिसका आधार रहेगा ना, तो उनको इमीडिएटली पैन नंबर मिलेगा। लॉसेस ऑफ मर्ज बैंक्स, दोस्तों अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे नेशनलाइज बैंक मर्ज हो रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रोविजन है कि अनएब्जॉर्ब लॉसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ अमालगमेटिंग एंटिटीज, उनको जो परचेसर कंपनी उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 43B, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 43B पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन अलाउड है, पेमेंट बेसिस से डिडक्शन, फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, तो वहाँ पे अभी इंश्योरेंस कंपनी का भी उन्होंने कवर कर दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, तो पेमेंट बेसिस पे अलाउड है। ओके, नेक्स्ट है स्कोप ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन दोस्तों, आप अगर आपको नहीं मालूम है, डे बाय डे इंडिया मोर कनेक्टेड विद द इंटरनेट, और इंटरनेट से इतना बिजनेस, इतना इनकम फ्लो हो रहा है ना, तो वो पैसा इंडिया में नहीं टैक्सेबल हो रहा है, वो अदर कंट्री में टैक्सेबल हो रहा है, और उधर की कंट्री वो टैक्स लेके जा रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इक्वलाइजेशन लेवी लाया है कि सो दैट ये इनकम टैक्सेबल इंडिया में हो, और उन्होंने बिजनेस कनेक्शन का डेफिनेशन ब्रॉड कर दिया, बिजनेस कनेक्शन का डेफिनेशन ब्रॉड कर दिया, और यहाँ पे इक्वलाइजेशन का एक बोलते हैं ना, एक टीसीएस बोल सकते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस ने कि पेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो जब पे करेगा तो उसको वो इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना पड़ेगा। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 देयर विल बी 2 ट्रांजैक्शन विच विल इक्वलाइजेशन लेवी इज चार्ज। ओके, 6% on the sum received by the non-resident for online advertisement services रेंडर टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, मतलब ऑनलाइन का एडवर्टाइजमेंट सर्विस किया होगा टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, मतलब इंडिया के जो स्पेसिफाइड उनको सर्विस दिया होगा, तो किसने, एनआरआई। 2% ऑन द सम रिसीव्ड फॉर रिसीव ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्रॉम ई कॉमर्स सप्लाई गुड्स और सर्विसेज मेड प्रोवाइडेड फैसिलिटेड टू, इसको फैसिलिटेट पर्सन ऑफ रेसिडेंट इंडिया और पर्सन हु बाय सच गुड्स सर्विसेज बोथ यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इंडिया। देखो, फॉरेन कंट्री के वेबसाइट से भी परचेज सेल ट्रांजैक्शन हो रहा है, और अल्टीमेटली परचेज किधर से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। ओके, तो और कौन है सामने वाला, एनआरआई है, तो उनको भी उन्होंने वो कवर किया, तो 2% ले गया। और ये देखो, ये कंडीशन दिया है, नॉन रेसिडेंट पर्सन इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंस, सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच टारगेट कस्टमर हु इज इन रेसिडेंट इंडिया, और कस्टमर हु एक्सेस द एडवर्टाइजमेंट थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इंडिया, और सेल ऑफ डेटा, देखो वही बोला बिजनेस कनेक्शन का डेफिनेशन प्रोडक्ट, वही यहाँ पे उन्होंने कर दिया है। थ्रेशोल्ड लिमिट भी यहाँ पे रखा है, सब लोग को इक्वलाइजेशन लेवी में नहीं लेना उनको, कि इक्वलाइजेशन लेवी शैल नॉट बी चार्ज इफ द सेल टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसीप्ट ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्रॉम ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड ए प्रोवाइडेड फॉर अ फैसिलिटेड पर्सन मेंशन अबाउट इज लेस देन ₹2 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब 2 करोड़ का लिमिट लगा है, उसके ऊपर ही वो इक्वलाइजेशन एप्लीकेबल हो, 2 करोड़ वाले नीचे नहीं। हु इज लाइबल टू पे इक्वलाइजेशन लेवी टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कौन करेगा, तो यहाँ पे दे इन द केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट इक्वलाइजेशन फ्रॉम द सम पेड और पेएबल टू द रेसिडेंट एडवर्टाइजर इज ऑन द पेयर, मतलब पेयर जैसा टीडीएस का प्रोविजन है ना, सिमिलर वैसा है कि पेयर को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ड्यू डेट भी उनका देखो इक्वलाइजेशन लगा विद इन 7 days आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्वार्टर, और 31 मार्च का, मतलब फाइनल लास्ट क्वार्टर का 31 मार्च के, और एनुअल स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। Every e-commerce operator is liable to prepare submit statement of equalization levy in respect of e-commerce supply made during the financial on or before 30th जून तक ये करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और कब से इफेक्टिव है,
ये कब से इफेक्टिव किया है? 1 अक्टूबर 2020। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी इफेक्टिव हुआ नहीं है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रहा है ना, तो उससे पॉसिबल लगता है कि ये गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट ला सकता है। ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 TCS एट द रेट ऑफ 5%, 3.70 फ्रॉम 14 में इज नाउ अप्लीकेबल टू रेमिटेंस ऑफ रुपीज 7 लाख और मोर, 7 लाख और या उसके ऊपर अगर रेमिटेंस करते तो बाहर अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर अगर करते तो लगेगा। एंड ऑन परचेस ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज। दोस्तों ये प्रोविजन क्यों लाया मैंने? बहुत सारे एसएससी फॉरेन टूर करते थे और इंडिया में कोई टैक्स ही नहीं पे करते। ऐसा हो सकता है क्या जिसका ओवरसीज इनकम, मतलब वो ओवरसीज टूर कर रहा है और उसका कोई इंडिया में टैक्सेबल इनकम ही नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने उधर भी उनको TCS का प्रोविजन ला के सो दैट गवर्नमेंट को मालूम पड़े कि इन्होंने ये फॉरेन टूर किए। पैसा कहाँ से आया ये? हाँ, टैक्सेबल इनकम से आया कि कोई दूसरा सोर्स है? तो वो भी उन्होंने ट्रैप कर दिया वो एरिया। आधार नहीं रहेगा तो 10% और TCS at the rate of 0.5% is applicable on loan taken for educational purpose. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रोविजन भी बहुत बिजनेसमैन के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि पैसा उनका बड़ा मतलब पैसा ब्लॉक होता है और वो साल भर में ईयर एंड में अमाउंट आप देखेंगे तो वो बढ़ जाएगा। वो कब से प्रोविजन एप्लीकेबल है? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। सेलर ऑफ गुड्स whose business turnover during the preceding year exceeding ₹10 करोड़, मतलब 10 करोड़ के ऊपर उसका टर्नओवर है और वो क्या करेगा? TCS कितना कलेक्ट करेगा? 0.1% ड्यूरिंग द करेंट ईयर ऑन एन अमाउंट एक्सीड ₹50 लाख। ओके, अगर करंट ईयर में अमाउंट 50 लाख के ऊपर उसका बिलिंग हो गया तो उस पर TCS कलेक्ट करेगा। ओके, तो इससे तो अननेसेसरी ब्लॉकेज ऑफ फंड होगा। हाउएवर नो TCS अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होगा नहीं होगा, स्क्रैप लिकर कोल होगा तो नहीं, मोटर व्हीकल होगा तो नहीं, गुड्स कवर अंडर सब सेक्शन 1G तो नहीं होगा, पैन नहीं रहेगा, आधा नहीं तो 1% रहेगा। Seller is not required to collect tax if the buyer is liable to deduct tax, that is TDS, under any other provisions of the act on the goods purchased by from the seller has deducted. Okay, सेलर मीन्स उसका जो टर्नओवर है इम्पोर्टेंट। अभी टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड सेक्शन 194 एंड 195 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन दोस्तों। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो कंपनी डिडक्ट करती थी वो प्रोविजन निकाल दिया है। नाउ डिविडेंड्स आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स एज पर इंडिविजुअल्स लायबिलिटी। तो ओल्ड टैक्स रेट होगा या न्यूट्रल। कंपनी विल नो लॉन्गर टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ऑल्सो द इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। हाँ, ये भी एक उन्होंने लिमिट सेट कर दिया। दोस्तों क्या होता था, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी शेयर्स में पैसा डालता था ना तो मार्केट से लोन उठाता था और गवर्नमेंट को क्या करता था, जब भी डिविडेंड मिलेगा ना तो उसके सामने ये डिडक्शन क्लेम करता था कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने ये बैंक से लोन लिया था या मेरे ये फ्रेंड से लोन लिया था। ओके, अनसिक्योर्ड लोन। तो वहाँ पे उन्होंने लिमिट सेट कर दिया मैक्सिमम 20%, मैक्सिमम 20% का ही डिडक्शन मिला, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओके, तो 80% अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा स्टेट में। रिलीफ हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द कंपनी इंट्रोडक्शन ATM फॉर अलाउिंग फॉर डिडक्शन। ये कंपनी अगर रेसिपिएंट इस कंपनी है, एक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है और जिसको दूसरे को मिलता है कंपनी को रेसिपिएंट इस कंपनी, तो उनके लिए प्रोविजन ये निकाला है कि भाई relief has been provided to companies by section ATM allowing for deduction of dividend issued by a company from any other domestic or foreign company for business trust. Deduction shall be lower of dividend issued by the company or the dividend distributed by the company before the due date. दोनों में से लोअर आपको डिडक्शन मिल जाएगा कि उसने कितना डिक्लेयर किया है और कितना उसको मिला है। ओके, वो क्लेम कर सकता है बिफोर द। और एक TDS का प्रोविजन ये ध्यान रखा है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 इंडियन कंपनी शैल लायबल टू डिडक्ट TDS एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 194 इफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड एक्सीडेड ₹5,000। डिविडेंड 5,000 के ऊपर गया है तो 10% TDS डिडक्ट होगा। ओके, नॉन रेसिडेंट होगा तो 20%। यूनिट होल्डर का ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, सेम है, उनको भी वही। यहाँ पे सिर्फ कंपेयर कीजिए, डिविडेंड एंड यूनिट होल्डर्स को सेम रखा है।
10%, हाँ, और NRI को भी 20%. हाँ, the threshold limit for TDS on interest other than securities under section 190 will increase from 5,000 to 50,000 for senior citizen and 40,000 to other pays. ये ध्यान रखना. ये एक नया प्रोविजन एक लगा, TDS on employee stock option for startups. यहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट ने टैक्स कब पे करने का वो ड्यू डेट बताया. इन केस द कैश फ्लो बर्डन ऑन एम्प्लॉइज ऑफ स्टार्टअप, द एलिजिबल स्टार्टअप शैल डिडक्ट TDS, पे TDS विद इन 14 days ऑफ डिडक्शन फ्रॉम अर्लियर ऑफ, मतलब 14 दिन के अंदर डिडक्शन करना है अगर एक्सपायरी ऑफ 48 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट एसेट इन विच ESOPs हैव बीन ग्रांटेड. कौन से साल में ESOP ग्रांट किया उसके एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट आपको करना है. और डेट ऑफ सेल ऑन विच सिक्योरिटीज, डेट ऑफ सेल ऑफ सच सिक्योरिटी जिस दिन वो सेल करेगा, और डेट ऑन विच इंडिविजुअल शैल सीज टू बी एन एम्प्लॉय. तीनों में से जो पहला होगा ना उसके ऊपर वो TDS का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा. टैक्स कंसेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है. 100% टैक्स एक्सेम्पशन टू द इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट मेड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रायोरिटी सेक्टर और बिफोर 31 मार्च 2024 अगर करती है कोई फॉरेन कंपनी तो, और लॉक इन पीरियड 3 साल के लिए रहेगा. किसमें करेंगे इन्वेस्टमेंट? सोवर्जिन वेल्थ फंड फॉरेन गवर्नमेंट, सोवर्जिन वेल्थ फंड ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, तो वो उनका टैक्स फ्री हो जाएगा उतना इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल गेन, लेकिन 3 साल का लॉक इन पीरियड. इसमें डेट एक्सटेंड किया अंडर सेक्शन 80 EEA. Additional deduction 1 lakh for interest paid on the home loan will now be allowed for the loan sanctioned till 31st March 2021. 194 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट कम कर दिया 10% से 2% किया. डेफिनेशन 194C उसमें अमेंड किया है. ये अमेंडमेंट है कि क्या अमेंडमेंट किया है. सब क्लॉज E to clause 4th of to expansion section 194 was amended to include the manufacture or supply product according to the requirement of the specification of a customer by material purchase from such customer or its associate under section 40A to be under the definition of work. Okay, रिलेटेड पार्टी से अगर परचेज करते हैं ना तो सिंपल वे वहाँ पे उन्होंने प्रोविज़न डाल दिया है कि वो 194C में कवर हो जाएगा. विवाद एंड विश्वास स्कीम एक्सटेंड किया है 31 दिसंबर 2020 तक, जिसमें टैक्स लिटिगेशन बहुत है, इंटरेस्ट पेनल्टी, ये बहुत अच्छा स्कीम है गवर्नमेंट ने, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंट सिचुएशन ये एक्सटेंड किया 31 दिसंबर 2000. ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉल्स 30 सितंबर चेंज टू 31 अक्टूबर. ऑल्सो एक्सटेंडेड टू ऑल पार्टनर. पहले ओनली वर्किंग पार्टनर का था तो वो अभी उन्होंने सब पार्टनर्स को कर दिया. सेक्शन 56 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है. किसी को पर्सन को गिफ्ट मिलता था उसके लिए, वेर एनी पर्सन रिसीव एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम इफ दैट वैल्यू इज मोर देन 50,000. ओके, for a consideration of stamp duty value is more than the actual sale consideration, then the differential amount shall be included in the total income if the differential amount is more than higher of the following, मतलब 50,000 और 10% of the actual sale consideration. earlier it was 5%, तो इतनी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा. ओके. Penalty will be levied on a person if identified during any proceeding under the act that books of account is maintained by contain false entry or omission of any entry to evade tax liability. दोस्तों बहुत सारे आरसीसी का बहुत अलग अलग दिमाग होता है, बहुत सारे अलग अलग कैसे किसी को बोलते ना कि लूप होल्स का एडवांटेज लेने का और बहुत सारे डमी एंट्रीज दिखाने का. देखो, फॉल्स एंट्री, फॉल्स इनवॉइस, GST invoice without actual supply, GST invoice or from a person who does not exist. तो ये सब से पेनल्टी उन्होंने लगा. कितना होगा पेनल्टी? पेनल्टी शैल बी इक्वल टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच फॉल्स ओमिटेड और ऑल्सो लेविड ऑन द पर्सन हु हैज कॉस्ट टू मेक फॉल्स एंट्री, मतलब जो सपोर्ट करेगा जिसके वजह से वो किया उनको भी पेनल्टी. इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन ग्रांट stay demand in respect of appeal filed before it only if assessee deposit not less than 20% of disputed tax or furnishes security for such amount. ये किस लिए लाया प्रोविजन? बहुत सारे डिस्प्यूट है अभी हो रहे हैं
क्योंकि देखो, कोई भी इनकम टैक्स का डिस्प्यूट मैटर होगा ना टैक्स का, तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं। और इसमें इनकम टैक्स के प्रोविजन में क्या है कि अगर 100 रुपये पे करना है डिस्प्यूट में, तो उसका 20 रुपये आपको गवर्नमेंट को भरना ही पड़ेगा। अगर नहीं भरेंगे तो आपका अपील नहीं लगेगा। तो इसीलिए अभी उसमें अमेंडमेंट किया है। पहला बहुत सारे नोटिस आते थे कि आप पैसा भरो, पैसा भरो, पैसा नहीं तो अपील नहीं होगा। तो अभी उन्होंने एक अच्छा एक प्रोविजन है कि सिक्योरिटी आप दे सकते हैं। Both the existing and new charitable religious trust institution funds have to make fresh application for registration of certificate of exemption can be granted for period of 5 years at once। मतलब पहला लाइफ टाइम वाला था ना, वो निकाल दिया। अभी 5 साल के लिए आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। ओके। entities receive donation shall furnish statement of to the department and issue a certificate to the donor। failure of the same attracts fee। ओके, सेक्शन 234 की। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखो 14 मई 2020 से अप टू 31 मार्च 2021, ध्यान रखें। रिवाइज TDS रेट होगा। सिंपल उन्होंने क्या किया है, 25% डिडक्ट किया है। ओके, तो जो 10% है उसका 7.5%। सब में उन्होंने बेनिफिट दिया। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन अदर देन इन सिक्योरिटीज 7.5%। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स देखो यहाँ पे भी उन्होंने चेंज किया। पेमेंट इंश्योरेंस कमीशन 5% था, वो 3.75। इंश्योरेंस पेमेंट रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस 5% 3.7। पेमेंट रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम 10% का 7.5। पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेस ऑफ यूनिट्स 15% किया। कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स 5% था, वो 3.75। कमीशन फॉर ब्रोकरेज वो 5% था, उसको 3.75। रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी उसका 2% 1.5। इमोबल प्रॉपर्टी 10%। पेमेंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी 1% को उसको 0.75% कर दिया। पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल HUF 5% था, 3.75। पेमेंट और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट 10% 7.5% कर दिया। फीस फॉर प्रोफेशनल तो उसका देखो 2% किया, और वहाँ पे 25% से कम होगा। और या अदर्स को लिए 10% रखा है। और यहाँ पे देखो रॉयल्टीज इनको भी और 2% में उन्होंने कवर किया। डिविडेंड बाय म्यूचुअल फंड 10% का 7.5%। कॉम्पनसेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी 10% का 7.5। पेमेंट ऑफ इनकम बाय बिजनेस ट्रस्ट 10% का 7.5। ये किसके लिए होता है, जो डिविडेंड वेंचर का फंड रहते हैं ना, वेंचर उनके लिए, बिजनेस ट्रस्ट। पेमेंट ऑफ इनकम बाय इन्वेस्ट फंड 10% 7.5। इनकम ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट 25% का 18.75 कर दिया। पेमेंट टू कमीशन ब्रोकरेज 5% का 3.75 कर दिया। TDS ऑन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट 1% का, लेकिन 1 अक्टूबर से लागू है ये 0.75%। TCS सेल ऑफ लीव्स उसका 3.75। टिम्बर 1.875। टिम्बर ऑप्टेन बाय एनी अदर मोड उसका 1. एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसका 2.1.8। स्क्रैप के लिए TCS कितना है 0.75। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं इसकी, स्क्रैप का भी TCS रेट है। मिनरल्स 1%। ग्रांट ऑफ लाइसेंस लीज मतलब पार्किंग लॉट अलॉट किया तो उसका 1.5। टोल प्लाजा 1.5। माइनिंग एंड क्वारिंग 1.5। सेल ऑफ मोटर व्हीकल अबाउ 10 लाख तो 0.75। सेल ऑफ एनी अदर मोड 0.75। ओके, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे आशा है कि लेक्चर आपको ये अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी दिया है कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं। तो जब भी आपको ये देखो, मैंने बहुत सारे प्रिकॉशन लेके नोट्स ड्राफ्ट किया है। लेकिन आपको अगर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको केयरफुली करना है तो उसका ओरिजिनल टेक्स्ट देख के आप उसका अप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत सारा ध्यान रखें, मैंने बहुत सारे प्रिकॉशन लेके बनाया, लेकिन कोई नॉट इंटेंशनल कोई स्किप हो सकता है, इसलिए डिस्क्लेमर रखा है मैंने। ओके, तो दोस्तों अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें अपन इनकम फ्रॉम सैलरी एक एक हेड कवर करेंगे, तो उससे आपका प्रोविजन अच्छा इनकम टैक्स के परफेक्ट मालूम पड़ेगा। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।